बात बात में बात। आज से एक सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। आपसे हर सप्ताह हम बात करेंगे। बात करना तो सबको सुहाता है, बात सुनने में भले तकलीफ हो सकती है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर लोग लगातार लिख रहे हैं, मैं भी लिखता हूँ। यूट्यूब पर बात करने का काफ़ी चलन है। उससे कई लोगों ने सुझाया कि फेसबुक पर आपके लिखने से लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है। यदि आप वही बात या दूसरी बात यूट्यूब पर जाकर मौखिक कहें तो सुनने वालों की संख्या में काफ़ी इजाफा हो सकता है। इस तकनीक का इस्तेमाल करना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। मैंने उनकी बात मान ली और आज से मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं खुद होकर आपके इजलास में आया हूँ, जनता के इजलास में आता ही रहूँगा। आपसे दरख्वास्त करने की मैं आपसे हर सप्ताह कुछ न कुछ कहूँगा। अच्छी या बुरी बात का फैसला आपको करना है। बातों से बातों का एक सिलसिला तो निकलता है। निरर्थक बातें की जाए तो कुछ नहीं निकलता है। जैसे प्याज के छिलके छीलते चले जाइए तो आखिर में प्याज भी नहीं बचता। लेकिन बात करें तो कोई सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मैंने हर वक्त अपने लिखने में, बोलने में, पढ़ने में इस बात को गांठ बांध कर रखा है कि मैं ऐसी ही कोशिश करूं कि तटस्थ, वस्तुपरक और निष्पक्ष रहकर घटनाओं, व्यक्तियों और इतिहास का आकलन करने की कोशिश करता रहूं। कितना कामयाब हो पाऊंगा इसका फैसला तो आप करेंगे। मित्रों, मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ है जो सबके साथ शायद नहीं होता होगा या बहुत कम होता होगा। मैं जब स्टेट हाई स्कूल राजनांदगांव में 11वीं का मैट्रिक का विद्यार्थी था, मैं स्कूल कैप्टन भी था। जब मैं परीक्षा पास करके चला उस स्कूल से कॉलेज की तरफ, तब मेरे बहुत प्रिय टीचर हाई स्कूल के कन्हैयालाल तिवारी सर ने मुझे कॉपी के पन्ने पर टेस्टिमोनियल या प्रमाण पत्र लिख कर दिया। उसमें और बातों के अलावा लिखा था कि ये लड़का मेरा स्टूडेंट है, ये जिंदगी में केवल 5 काम करेगा। ये शिक्षक बन सकता है, ये पत्रकार बन सकता है, ये वकील बन सकता है, ये राजनीति में जा सकता है और ये आखिर में लेखक बनेगा। न 4 न 6, 5 काम। मुझे हैरत होती है कि मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत तो शिक्षक के रूप में की, फिर कुछ दिन बाद मैं पत्रकार हो गया। उसके बाद मैंने वकालत पास की। लोगों के दुर्भाग्य से मुझे गोल्ड मेडल मिला तो मैंने वकालत शुरू कर दी। उसके बाद राजनीति का चस्का लगा तो मैं राजनीति में गया, कई बड़े बड़े पदों पर रहा। कभी तो मैं राजीव गांधी के बहुत करीब हो गया था, उनका दुर्भाग्य से निधन हो गया। उसके बाद वहाँ से लौटा तो मैं फिर लेखक हो गया। यही 5 काम मैंने किए। पता नहीं संसार में ऐसा कोई टीचर हुआ है जो अपने किसी स्टूडेंट को ऐसा लिख के दे कि मेरा स्टूडेंट यही 5 काम करेगा, और स्टूडेंट ना 4 कर सका ना 6 कर सका, वही 5 काम किए। इसलिए कुछ इलाके मेरे हैं। मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ शिक्षक होने को। मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ शिक्षा विभाग को। अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी नौकरी नहीं छोड़ता। 8 साल नौकरी करने के बाद जब मुझे सरकारी रेट से, तो तनख्वाह का रेट था उस समय, अब नहीं है, 275 रुपये और 15 रुपये महंगाई भत्ता तो हो गए 290, और फिर 15 रुपये इनकम टैक्स कट गया तो फिर 275। तो 275 रुपये प्रति माह से मैंने 8 साल जिंदगी गुजारी। तब लगा कि मैं जिंदा रहूँगा तब तो आगे और जिंदा रहने की कोशिश करूँगा। फिर मैंने वकालत छोड़ दी। मैं शिक्षक की परेशानी को जानता हूँ, शिक्षक की महत्वाकांक्षा को जानता हूँ, शिक्षक की समाज में भूमिका जो होती है उसको भी मैं जानता हूँ। आज शिक्षा की जो बदहाली है मैं उसको भी जानता हूँ। आज हिंदुस्तान के विश्वविद्यालय दुनिया के 200 विश्वविद्यालयों में नहीं है, छत्तीसगढ़ के भी नहीं है, मैं इस बात को जानता हूँ। फिर मैं पत्रकार बना। पत्रकारिता एक ज़माने में बहुत पवित्र कर्म था। पत्रकार होना अपने आप में आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ी कुर्बानी देने वाला भी काम था। ऐसे ऐसे अंग्रेज पत्रकार भी भारत में रहे जो अंग्रेजों के खिलाफ थे, और अंग्रेज ने गुस्से में उनको उनके वतन वापस भेज दिया आज़ादी की लड़ाई के समय, हॉर्निमन को। सबसे बड़ा हमारा जो नेता था आज़ादी की लड़ाई का, और भी थे,
लेकिन वो सबसे बड़े थे महात्मा गांधी। वो बुनियादी तौर पर पत्रकार थे, बैरिस्टर या वकील होने के अलावा पत्रकार थे। पत्रकारिता को लेकर संविधान सभा की बहस में बहुत कुछ कहा गया। अम्बेडकर ने भी कहा और लोगों ने भी कहा। एडवर्ड बर्क ने तो कहा था ये फोर्थ स्टेट है, ये चौथी सल्तनत है, चौथी संस्था है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका, इसके अलावा ये भी है। लेकिन उससे बहुत बदलाव हो गए। अब पता नहीं एक नया शब्द आया है पत्रकारों के लिए, गोदी मीडिया। अब ये गोदी मीडिया क्या है इसको लोग जानते हैं। इनको गोदी मीडिया नहीं होना था, इनको मीडिया रहने देना था। इस पर भी हम कभी बात करेंगे। फिर मैंने आपसे कहा ना कि मैंने वकालत करी। वकालत में 52 साल की वकालत की है। पता नहीं कैसे कर ली है, इतनी जिंदगी लंबी कैसे निकल गई और मैं बेदाग वहां से निकल आया। बहुत खट्टे मीठे अनुभव है वकालत के। ऐसे ऐसे वकील हैं जिनकी तौहीन की गई और ऐसे ऐसे वकील हैं जो जज बन गए, हाई कोर्ट के जज बन गए, सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। पता नहीं कैसे बन गए और क्यों बन गए। हिंदुस्तान में अदालतों की हालत बहुत खराब है, व्यक्तियों की वजह से नहीं। हमने अंग्रेजों का कानून, अंग्रेजों का संविधान, अंग्रेजों की न्याय पद्धति, पूरा जुडिशल जितना सिस्टम है या जूरिस्प्रूडेंस है वह बोरोड, हमने उधार लिया है। और ऐसा है कि इंग्लैंड का कोई पौधा हमने भारत की धरती पर लगाया तो पैदा तो हो गया, लहलाया, खूबसूरत भी देखा, सुगंध नहीं है उसमें, स्वाद नहीं है उसमें, क्योंकि हमारी धरती अलग है, उनका कारोबार अलग है। बहुत खराब हालत है। कई बार लगता है कि वकीलों को माफ़ करें अगर वकील सुन रहे हो या न्यायाधीश सुन रहे हो, मैं तो उन्हीं से सीनियर हूँ, कि जो काला कोट पहनने का दिया जाता है तो कई बार लगता है कि वकीलों और जजों का, अपने मुवक्किलों को देखकर उनका दिल कोट से भी ज़्यादा काला होता है। इस देश में गरीबों का सबसे ज़्यादा शोषण अगर कोई कर रहा है तो हमारी अदालतें कर रही हैं। और ऐसा कहने में मैं उनकी तौहीन नहीं कर रहा हूँ, उनका सम्मान बढ़ा रहा हूँ। फिर मैं राजनीति में गया। राजनीति में भी कुछ हाथ पैर तो चलाए, कुछ कई बड़े पदों पर भी रहा, बहुत बड़े बड़े नेताओं के करीब हो गया था। अटल बिहारी वाजपेयी मुझको जानते थे, नरसिंह राव मुझको जानते थे, इंदिरा गांधी मुझको जानती थी, राजीव गांधी से तो ज़्यादा निकटता हो गई थी। और मैं बताऊं आपको कि जब मैं साइंस कॉलेज रायपुर में पढ़ता था 1960-61 के सत्र में, तब यहाँ बहुत बड़ा एक सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का। उसमें बहुत नेता आए थे, नेहरू जी आए थे, लाल बहादुर शास्त्री आए थे, बहुत लोग आए थे। तब मुझे मौका मिल गया, मैंने लाल बहादुर शास्त्री का अकेले इंटरव्यू लिया। वो शायद मेरे जीवन में किसी बड़े आदमी का पहला इंटरव्यू था। और शास्त्री जी से मैंने बच्चों की हैबिट की तरह कह दिया कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं ऑटोग्राफ तो दे दूंगा, लेकिन मुझे आप ये बताओ कि आप खादी क्यों नहीं पहनते। मैं तो खादी नहीं पहनता था, बच्चे कहाँ पहनते थे। इतना अजीब सा लगा उनसे बात करना। तो उन्होंने, इतने विनम्र आदमी तो मैंने देखा ही नहीं था कभी। आदमी इतना विनम्र हो सकता है, इतना पोलाइट हो सकता है, मैंने तो सोचा नहीं था। तो मुझसे कहा कि अगर एक जोड़ी खादी के कपड़े आप पहन लो तो आप सोच नहीं सकते कि हिंदुस्तान के लोग, नौजवान लोग इस देश में खादी के इंडस्ट्री को, उसके उद्योग को, हथकरघा को, तकली को, चरखा को कितना प्रोत्साहन देंगे, देश की इकोनॉमी को। आप नहीं समझ सकते। मैंने कहा कि मैं आपसे ऑटोग्राफ नहीं लूँगा। अपने एक दोस्त से मैंने उधार लिया। रायपुर में एक ही दुकान थी जहाँ खादी के कपड़े उस समय बने बनाए मिलते थे। तो बेढंगे कपड़े मिले, कुर्ता पजामा में एक छोटा था एक बड़ा था, लेकिन मैं पहन के गया। उन्होंने ऑटोग्राफ दिए, मुझसे बहुत प्यार से बात की, मुझे चाय पिलाई और कहा कि तुम जीवन भर वादा करके जाओ कि तुम्हारे पास कम से कम एक जोड़ी खादी के कपड़े रहेंगे। मैंने शास्त्री जी की बात मानी। राजनीति में तो नहीं, लेकिन मैं छात्र जीवन में जवाहरलाल नेहरू से टकरा गया। मैं इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में चुना गया था, साइंस कॉलेज में पढ़ता था, सागर विश्वविद्यालय के हम लोग कंटिजेंट पे थे। सबसे नेहरू जी मिलने आते थे हर एक यूनिवर्सिटी से। आखिर में हमारे पास आए, अल्फ़ाबेट के हिसाब से ABCD, S आखिरी में आया। बहुत से लड़के तो नाचने वाले, गाने वाले और तरह के कलाकार, इस तरह के लोग गए थे। मैं भाषण देने गया था, जिसकी आदत मुझको कॉलेज से लग गई थी। तो मुझे लगा कि मेरे लिए मौका है कि इतने बड़े नेता को छोड़ मत दूँ मैं। और उनके PA ने बताया कि सर अभी 10-15 मिनट बाकी हैं जो आपका यहाँ पर टाइम तय किया था। तो मुझे तो मुँह मांगी मुराद मिल गई। मैंने उनसे 2-3 सवाल किए और सबको लगा कि कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का 20-21 साल का, भारत के प्रधानमंत्री से, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू है, जिसके नाम से
दुनिया में ऐसा लगता था कि एक लहर चलती है कि इतना बड़ा नेता आ रहा है, कि कुछ भी सवाल पूछ रहा है। एक आध सवाल तो राजनीति का पूछा, बाद में कभी बताऊंगा। एक आध और कुछ पूछा। एक मूर्खतापूर्ण सवाल मैंने पूछा, जो अब मैं पूरे जीवन अपने आप को कोसता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने उनसे पूछा कि आपके जीवन में कमला नेहरू की क्या जगह है, उनकी पत्नी की क्या जगह है, जिनका निधन 1936 में हो गया था। मैं 1961-62 में ये सवाल पूछ रहा था। जवाहरलाल नेहरू ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। है ना अच्छी तकदीर की बात, जिस आदमी के कंधे पर नेहरू का हाथ हो, उसका तो जीवन वैसे ही धन्य हो गया। जवाहरलाल जी ने कहा, तुम सोच नहीं सकते कि कमला का मेरे जीवन में क्या स्थान है। ऐसा कहते कहते उनकी आंखों में एक ऐसा सुरंग जैसी, कोई गुफा जैसी मुझे दिखी, जिसमें अतीत झांक रहा है। उनका और कमला नेहरू का रिश्ता, उनका जीवन, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कि फिल्म की तरह दृश्य चल रहा था। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में जो कुछ है सब उसी का दिया हुआ है। ये राजनीति का अनुभव है, लेकिन चूंकि नेहरू जी से मैंने जोड़ के इस कहानी को आपको बताया। राजनीति में भी और बहुत सी बातें हैं, राजनीति में बहुत से तो खराब बातें हैं। कभी मैं आपसे खराब बातें भी करूंगा कि कैसे लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, कैसे बड़े बड़े नेता बहुत छोटे होते हैं। जो बाजार में बहुत बड़े दिखते हैं, वो घर पे और अपने आसपास बहुत छोटे होते हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ। मैं आज तक डरा ही नहीं। मेरे बचपन में मेरे पिताजी मुझको भूत से डराते थे, भूत की कहानी सुना के। तो मैं कहता था भूत कहाँ मैं देखना चाहता हूँ, तो डरा नहीं, अब भी नहीं डरता। तो मैं कहूँगा आपसे, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। क्योंकि मैंने कसम खाई है उस आदमी की, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आदमी मेरी निगाह में, उस आदमी की जो हिंदुस्तान नहीं दुनिया में सबसे बड़ा निगाह, मेरी निगाह में सबसे बड़ा आदमी है, जो आइंस्टाइन की निगाह में सबसे बड़ा आदमी है, औरों की निगाह में महात्मा गांधी। खैर, अब ये कई तरह की चीजें मैंने आपको बता दी। सवाल यह है कि हम हैं कौन। बहुत पहले कभी रीडर्स डाइजेस्ट एक पत्रिका निकलती है, जब मैं नौजवान था, मैं तब की बात बता रहा हूं। उसमें एक चुटकुला छपा था, एक किस्सा छपा था, और भी था, लेकिन छोटा सा हिस्सा बताता हूं। उसमें लिखा था कि वन जर्मन साइंटिस्ट, टू जर्मन्स कॉन्स्पिरेसी। यानी जर्मनी का हर आदमी दुनिया के दूसरे किसी मुल्क के आदमी का मुकाबले वैज्ञानिक ज्यादा है। साइंस का जो तसव्वुर है, उसका जो इल्म है, उसकी जो लगन है, उसकी जो खोज है, उसके लिए जो मोहब्बत है, उसके लिए जो तकलीफ है, उसके लिए जो अनुसंधान है, वो जर्मनी के लोग बहुत करते हैं। उन्होंने बहुत तारीफ की कि बहुत प्रैग्मेटिक कंट्री है इस मायने में। फिर लिखता है कि टू जर्मन्स कॉन्स्पिरेसी, इतने पढ़े लिखे हैं, वैज्ञानिक हैं, सब कुछ है, लेकिन जब दो मिलते हैं, मतलब एक से ज्यादा आशय ये था, तो षड्यंत्र करते हैं। मतलब अपने ज्ञान का इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि किसको कैसे पटका जाए, किसको कैसे हराया जाए, किसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे दुनिया पर हुकूमत की जाए। उन्हीं में से तो हिटलर पैदा हुआ था ना। तो टू जर्मन्स कॉन्स्पिरेसी। फिर लिखा था थ्री जर्मन्स, थ्री माने दो से ज्यादा, माने पूरे जर्मन, थ्री जर्मन्स वॉर, यानी एक जर्मन तो साइंटिस्ट है, दो मिलकर कॉन्स्पिरेसी, थ्री वॉर्स। 1914 से 1919 के बीच में पहला विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1939 से 1945 के बीच में दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ। दोनों वर्ल्ड वॉर में जर्मनी एक तरफ था और बाकी मुल्क एक तरफ थे। तो यह सिद्ध हो गया कि जर्मनी वाले वॉर से बहुत प्रेम करते हैं। फिर अंग्रेज के बारे में लिखा है कि वन इंग्लिशमैन ए बिजनेसमैन। एक अंग्रेज जो होता व्यापारी होता है। तभी तो हमारे यहाँ 250 साल ससुरे कहने का मन हो रहा है आए थे और हमको लूट के चले गए। व्यापारी हैं, लालची हैं, पैसे के लालची हैं। कभी कभी तो दुनिया में ऐसा कहा जाता था कि जो उनका झंडा है यूनियन जैक, वो दिन के 24 घंटे पृथ्वी के ग्लोब पर कहीं न कहीं फहराता रहता था। जर्मनी का सूरज कभी अस्त नहीं होता था। 24 घंटे में सूरज की दिशा गोल हो जाती है। 24 के किसी भी घंटे में आप देखें, किसी भी मिनट में देखें, तो किसी न किसी मुल्क में यूनियन जैक जो है वो फहरा रहा है। इतनी उनकी सल्तनत थी। वो उनके बारे में कहा कि वन इंग्लिशमैन ए बिजनेसमैन, पूरी दुनिया में उनका व्यापार था। गोरी चमड़ी देख के प्रभावित मत हुई है कि 250 बरस हमारे यहाँ हुकूमत कर गए तो कोई बहुत पढ़े लिखे इल्मी लोग हैं, व्यापारी मुख्य हैं। फिर कहता है कि टू इंग्लिशमैन ए कास्ट,
अगर दो अंग्रेज मिल जाते हैं तो एकदम एक दूसरे के साथ मोहब्बत में अपनी एक कौम या समुदाय बना लेते हैं कि हम अंग्रेज हैं। इन्हें अंग्रेज बोलना उनमें बड़प्पन गुरूर पैदा करता है, जहां देखो तो उस तरह की उनमें एक बात। फिर लिखा है कि थ्री इंग्लिशमैन ए नेशन, कि अगर दो से ज्यादा बहुत से इंग्लैंड के लोग अंग्रेज एक साथ मिल जाएं तो मुल्क बना लेते हैं, देश बना लेते हैं। उनमें इतना राष्ट्र प्रेम तो है, उनमें अपनी देश, अपने मोहब्बत अपने देश से करने में तो इंग्लैंड वालों का कोई जवाब नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं। ये उनकी महत्वाकांक्षा की कहानी है। अब फिर आखिर में लिखा है हमारे आदरणीय भारत के बारे में, भारतीयों के बारे में, कि वन इंडियन ए फिलोसोफर। भारत का हर आदमी दार्शनिक होता है, फिलोसोफर होता है। वो 24 घंटे करता कुछ नहीं, सोचता तो जरूर रहता है। कोई ऐसा हिंदुस्तानी नहीं मिलेगा जो सोचता नहीं है। सड़क पे आप चले जाइए, सब कुछ वहीं सोचते हैं कि अब घर में सब्जी लाना है, पत्नी से लड़ाई करना है, बच्चे की फीस अदा करना है, ज़्यादा पी ली कहीं घर में महक तो नहीं जाएंगे, पता तो नहीं चल जाएगा, दोस्त ने शिकायत तो नहीं कर दी है, पिताजी को याद तो होगा उनका एक काम था, पता नहीं क्या क्या। वो सड़क पे सोचता है, सड़क चिंतन। और मैं दुर्ग का रहने वाला हूँ, अब मैं रायपुर में बात कर रहा हूँ। दुर्ग रायपुर में अगर आप चलें, खास तौर से बहुत ही महत्वपूर्ण पट्टी है हमारे छत्तीसगढ़ की। अभी सड़क टूट फूट के बन रही हो, बात अलग है, लेकिन चलें तो आप पाएंगे कि गाय बैल और अन्य जो पशु है ना, वो भी सड़क पे चिंतन करते हैं। आप ट्रक लेकर चले जाइए और बाजा बजाते जाइए ट्रक का हॉर्न, वो गाय हटेगी नहीं, भैंस हटेगी नहीं, दोनों पगुराती रहेंगी, खाती रहेंगी, आपस में बात करती रहेंगी। तो फिलॉसफी तो भारत का मतलब घमंड भी तो है ना हमको। 5000 साल पहले जब दुनिया में कपड़े पहनने का शौर नहीं था, तब भारत में रामायण और महाभारत तो ये सब होता नहीं होता था, मैं नहीं जानता हूँ। मैं सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ। मैं तो अभी रामलला को देखने भी नहीं गया, पैसा भी नहीं है, कौन तो दूर जाएगा। बहरहाल तो ये है हिंदुस्तान। फिर लिखता है कि टू इंडियंस कन्वर्सेशन, अगर दो भारतीय मिल जाते हैं तो बातचीत करना शुरू करते हैं। हिंदुस्तानी बातचीत न करे असंभव है। ये एक और दो का ऐसी बनाया उन्होंने टुकड़ा कि दो मिल जाए तो बात करते हैं, बात जरूर करते हैं। और हिंदुस्तानी को हर विषय में बात करना खूब आता है। कुछ पता नहीं कि दुनिया में महंगाई कितनी है, लेकिन हम बता देंगे कि हम तो तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने वाले हैं। कुछ पता नहीं कि हमारे देश में कितनी जातियां हैं, लेकिन हम साफ कह देंगे कि नहीं, हमारे देश में जो कुछ हो रहा है वो सब सही हो रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, या नहीं कर रहा है तरक्की, उल्टा भी कह देंगे। हम बातें करते हैं। और फिर आज पे आगे लिखा है थ्री इंडियंस कन्फ्यूजन। अगर दो से ज्यादा लोग जब बात करते हैं तो संशय पैदा, कंफ्यूजन रहता है पूरे कंट्री में। जाने कितनी पार्टियां हैं, जाने कितने नेता हैं। 140 करोड़ में 82 करोड़ लोग तो 5 किलो अनाज सरकार से मुफ्त पा रहे हैं। तो वहां तो दर्शन शास्त्र बहुत फलीभूत हो रहा है। ये तो है। आखिर कारण क्या है इस बनावट का? एक आपको किस्सा बताऊं। हमारे देश का संविधान आजादी के बाद बना। आजादी के पहले उसकी बैठक शुरू हो गई थी 9 दिसंबर 1946 को और खत्म हुआ है 26 नवंबर 1949 को। 3 साल। दुनिया में इतना बड़ा संविधान किसी देश का नहीं है जितना भारत का है। अमेरिका जो दुनिया का दादा है, जो दुनिया पर हुकूमत करता है, उसके संविधान में 7000 शब्द हैं, केवल 7000, और कई सौ साल से संविधान है। हमारे भारत के संविधान में 90,000 शब्द है। 90,000 शब्द का संविधान दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। 12 खंडों में मोटी मोटी इतनी किताबें हैं। पढ़ते पढ़ते सिर के बाल चले गए, आंखों का चश्मा बढ़ गया, लेकिन इतना। और खूब बोलते थे हमारे नेता भाग संविधान बनाने में। तो एक ने चिढ़ के पूछा, अंग्रेज पत्रकार ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, कि यू इंडियंस स्पीक टू मच, व्हाट इज द नीड फॉर ऑल दिस? 90,000 वर्ड्स अगेंस्ट ओवर 7,000 वर्ड्स। तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जो थे, पहले संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने बहुत ही प्यार से समझाया। बोले, सुनिए, हमारे देश में तो डेमोक्रेसी थी नहीं, हम तो दूसरों की हुकूमत में थे। हजारों साल, सैकड़ों साल से हिंदुस्तान आज़ाद कहाँ था? शक है, खून है, कुषाण है, मूर्ख है, तुर्क है, मुगल हैं, मुसलमान हैं, डच हैं, फ्रेंच हैं, अंग्रेज हैं, स्पेनियार्ड्स हैं, न जाने कितने
सब हमारे देश पर हुकूमत करते रहे, आखिर में अंग्रेज यहाँ से गया। तो कई 100 साल से हम तो बोल नहीं पाए थे राजा के सामने। हमको पहली बार मौका मिला है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली में हम बैठे हैं, तो हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम गूंगे नहीं हैं, हमको बोलना आता है। इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा बोल गए और 90,000 शब्द बन गए। हमारा संविधान इस तरह से बन गया। एक और बड़ा महत्वपूर्ण किस्सा है बच्चों के बारे में, हमारे भारत के बच्चों के बारे में। इंडियन डेलीगेशन स्टूडेंट्स का, छात्र और छात्राओं का नायग्रा फॉल देखने गया। कनाडा अमेरिका की यात्रा पर थे तो नायग्रा फॉल भी देखने गए। दुनिया में कोई भी जाएगा तो उसको देखेगा। अमेरिका और कनाडा की सरहद पर सबसे बड़ी चीज़ है, दुनिया की नायाब चीज़ है देखने को। तो गए, उन्होंने देखा पानी गिर रहा है, बहुत सुंदर है, नज़ारा कितना अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, आंखों में भर ले ऐसा लगता था उसको। कैमरे में शूट किया, बहुत सी बातें करी, नाच गाना भी हुआ। तो जो गाइड था वहाँ का, उसने बहुत ही पोलाइटली उनसे कहा कि ये नायग्रा फॉल है, आप देख रहे हैं इसकी ऊंचाई है। तो लोगों ने कहा देख रहे हैं, इससे जो पानी नीचे गिरता है इसकी आवाज़ 2 किलोमीटर तक जाती है। ये दुनिया में ऐसी और किसी फॉल में ये बात नहीं है, 2 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ जाती है, इतनी जोर से इसमें पानी गिरने की आवाज़ आती है। और फिर मुस्कुरा के उस मेल गाइड ने, जो टीचर गए थे, उनसे कहा कि आपके साथ जो लड़कियां आई हैं ना, अगर ये चुप रहें तो इसकी आवाज़ आप भी सुन सकते हैं। तो इस तरह के किस्से हिंदुस्तान की बात करने वाले इतने ज़्यादा हैं। आपने नाम सुना होगा मित्रों, जो आप सुन रहे हैं, मुझसे ज़्यादा सुना होगा, एक बीरबल हुए थे। मैं इसलिए बातों में उलझा रहा हूँ आपको, इसलिए बातों की बात कर रहा हूँ कि मुझे इन्हीं सबसे बात करना सीखा है, पढ़ के, इनके बारे में सुन के, कभी किसी से मिल के। अकबर और बीरबल के दरबार में बीरबल के किस्से पढ़िए। ये बहुत सा अंग्रेज़ी वाला जो है ना बाहर से आया है, और ये बहुत सा जो आजकल व्हाट्सएप विश्वविद्यालय है और बहुत सी इधर उधर की किताबें हैं, और ऐसी अंग्रेज़ी में है जो समझ में नहीं आती है, वैसा भी बहुत कुछ है। ये अपनी जगह ठीक है। मतलब मैं आपसे इसलिए ऐसी बात कर रहा हूँ कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ। मैंने अंग्रेज़ी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और मैंने 8 साल तक के पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को पढ़ाया, वो अलग बात है, वो मेरे नौकरी का मामला है। मैं अंग्रेज़ी ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास पढ़िए, ये बड़ा दिलचस्प देश है। बीरबल नाम का एक चरित्र हुआ कि नहीं हुआ मैं नहीं कह सकता, लेकिन हुआ होगा, क्योंकि 500 बरस पहले की बात है, बहुत पुरानी तो है नहीं। बीरबल के बारे में कहा जाता है कि आप बीरबल से मजाक करने में, चुटकुले गढ़ने में, हाजिर जवाबी में जीत नहीं सकते थे। हजारों किस्से हैं, किस तो जोड़ दिए गए हैं। तो राजा साहब के थे, बादशाह साहब के थे, अकबर के दरबारी थे, दीवान थे, उनके नौरत्न कहलाते थे, 9 जेम्स उसमें से एक वो थे। तो एक बार अकबर ने कहा कि बीरबल को जेयर किया जाए, इसको चिढ़ाया जाए, इसको डाउन किया जाए, इसको सबके सामने इसको ठिकाने लगाया जाए। तो भरे दरबार में अकबर ने कहा कि बीरबल, तुमको पता है कल मैंने एक सपना देखा। तो बीरबल ने कहा हुजूर आपने ज़रूर देखा होगा, सपने तो बादशाहों को ही आते हैं, हम लोगों को तो नींद में नहीं आती। उन्होंने कहा नहीं, तुम पूछो तो कि सपना क्या था। बोले हुजूर बताइए, आप तो जो बताएंगे सच बताएंगे। बोले बीरबल, सपने में मैं भी था और तुम भी थे, हम दोनों थे। और फिर आगे बादशाह ने कहा, पूरे दरबारी सुन रहे हैं ध्यान से, कि तुम मलमूत्र के गड्ढे में गिर गए थे, नाबदान में किसी में गिर गए थे, कीचड़ में गिर गए थे, और मैं मलाई के गड्ढे में गिर गया था, मैंने ऐसा देखा बीरबल। तो सब बादशाह के चाटुकार जो होते हैं, मुसाहिब जो होते हैं, वो हंसने लग गए। सच्चे मुसाहिब वही है जो बादशाह के हंसने पर हंसे, चुटकुले पर हंसे। तो बीरबल को लगा कि मुझे डाउन कर रहे हैं, तो बेचारे कुछ नहीं कह सकते थे, बादशाह है। तो सुना तुमने बीरबल, ऐसा हुआ था। फिर बीरबल से पूछा कि तुम गड्ढे में गिर गए थे, तुमको पता है ना, सब गंदगी वंदगी पड़ी थी, सब कीचड़ वहां पर पड़ा था, तो उसमें गिर गए थे। तो बीरबल ने कहा कि बादशाह की बात को खंडन नहीं कर सकते, आई कांट कॉन्ट्रडिक्ट माई रूलर, माई एम्परर, माई एम्प्लॉयर। उन्होंने कहा हाँ जो मैं गिर गया था, और मैं मलाई के दूध के गड्ढे में गिरा था, तुमने देखा? हाँ जो मैंने देखा, आप दूध के गड्ढे में भी गिरे थे। तो दरबारी फिर हंसने लगे कि बीरबल तो हार गया, बादशाह ने तो ठीक मतलब उसका हिसाब कर दिया। फिर बीरबल ने कहा हुजूर उस बार नींद खुल गई? तो बादशाह ने कहा नींद खुल गई। बोले नहीं हुजूर, आपकी नींद जल्दी खुल गई, सपना उसके बाद चल रहा था, मैं तो सपने में था आपके साथ। तो बोले क्या हुआ?
बोले हुजूर आप मुझको चाट रहे थे, मैं आपको चाट रहा था। अब ऐसा सुनने के बाद दरबारी ना हंस सकते थे ना रो सकते थे। तो इस तरह से बातों में ऐसा असर होता है, कुछ कह नहीं सकते, उसका हश्र क्या होगा। मेरे एक परिचित है, मैं नाम नहीं बता सकता, नाम बताऊंगा तो सुन लेंगे या कोई उनको बता देगा या आप लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं बता देंगे तो झगड़ा हो जाएगा। पति पत्नी, उनमें बातचीत बहुत होती थी, चोंचो कहते हैं, मुरब्बा जैसा होता, पति पत्नी में नोक झोंक होती थी और बहुत प्यार बहुत था, नोक झोंक बहुत होती थी। तो एक बार एक डॉक्टर मित्र के पास गए दोनों, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाभी जी कैसी आई हैं। बोले इनको लेके आए हैं और हम भी आए हैं, तो बताइए क्या बात है। बोले नहीं हम तो डॉक्टर मित्र के पास आए हैं, मित्र के पास नहीं आए हैं। तो उन्होंने कहा बताइए क्या है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब इनकी तबीयत खराब है और मेरी भी खराब है। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई साहब की तबीयत क्या खराब है। बोले इनकी तबीयत ये खराब है कि ये बहरे हो गए हैं। और आपकी तबीयत क्या खराब है। बोले अब मेरी तबीयत ये खराब है कि मेरा गला खराब हो गया है। तो डॉक्टर ने सोचा कि हुआ तो ऐसा होगा। तो बोले भाभी जी इनका कान क्यों खराब हो गया और आपका गला क्यों खराब हो गया। डॉक्टर साहब इनका कान इसलिए खराब हो गया कि ये बोलते बहुत हैं और मेरा गला इसलिए खराब हो गया कि मैं सुनती बहुत हूँ। तो डॉक्टर ने सिर पीट लिया, उसने तो कभी ऐसा पढ़ा नहीं था कि बोलने वाले का कान खराब हो जाए और सुनने वाले का गला खराब हो जाए, लेकिन बातों में इस तरह का होता है। अब मैं आपको एक गंभीर छोटी सी बात बताता हूँ। आप 1942 का इतिहास पढ़िए। 1942 में ग्वालियर कैंट मैदान में, बम्बई जैसे मुंबई आजकल कहते हैं, जल्दी में मुंबई जबान पे चढ़ता नहीं, हम लोग तो बम्बई में के ज़माने के हैं। वहाँ एक कांग्रेस का जलसा हुआ था, आज़ादी के दीवानों का जलसा हुआ था 1942 9 अगस्त 8-9 अगस्त बॉम्बे में। बहुत बड़ा जलसा, लाखों आदमी उसमें आए थे। देश की आज़ादी का एक जलजला चल रहा था, एक जुनून बह रहा था पूरे देश के अंदर, नौजवानों में तो और ज़्यादा। और वहाँ भाषण सबके हो रहे थे, सब लोग एक दूसरे से कुछ कुछ कह रहे थे और पूरा माहौल बन गया था कि अब अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तब एक आदमी खड़ा हुआ जिसकी मैंने शुरू में आपसे तारीफ की। बुढ़ा था, हाथ के खादी की कती हुई आधी टांग की धोती पहनता था, कमीज तो पहनता नहीं था, बकरी का दूध पीता था, गोल फ्रेम का एक सस्ता सा चश्मा लगाता था, सिर पे बाल भी नहीं थे, पैरों में टायर जो होता है गाड़ियों का, मोटर का, उसकी सिली चप्पलें पहनता था। एक जेब घड़ी को ऐसा खोस लेता था, उस वक्त घड़ी भी अच्छी नहीं थी, तो दिखने भी खूबसूरत नहीं था। उसकी आवाज में कशिश तो थी लेकिन दम नहीं था। लेकिन प्यारे श्रोताओं, जब वो आदमी मंच पे खड़ा हुआ 8-9 अगस्त 1942 का, वो दिन हिंदुस्तान की सियासत का दिन, हमारे सामाजिक जीवन का दिन, तब उस आदमी ने और लोगों के भाषण के बाद धीरे से कहा, क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इन 2 शब्दों ने इतिहास बनाया। इसको कहते हैं बात करना। बात का एक सूत्र होता है, लंबे लंबे भाषण से, लंबी लंबी तकरीरों से, लंबी लंबी कविताओं से बात नहीं निकलती जो महात्मा गांधी के 2 शब्दों ने कर दी, अंग्रेजों भारत छोड़ो के क्विट इंडिया। इस तरह की बातों में से हम बात निकालने की कोशिश करेंगे। हम बताएंगे दुनिया में कि कौन सी बात से कौन सी बात निकलती है और बात कहाँ तक पहुँचती है। बात लगती भी है, बात चुपती भी है, बात भुलाई भी दी जाती है, बात याद भी रखी जाती है, बातों बातों से और भी बहुत सी बातें निकलती हैं, बेबात भी बहुत सी बातें निकलती हैं। तो वो सब हम लोगों का करने का इरादा है। मैं चाहूँगा कि हम लोग कुछ गंभीर विषयों पर बात करें, लेकिन कुछ बातें हमको शुरू में समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो है कि मेरे बोलने में पूर्वग्रह नहीं होता है, प्रेजुडिस नहीं होता है। मैं संसार के किसी भी खराब या अच्छे व्यक्ति के बारे में अच्छा या बुरा अपने मन में सोच के नहीं आता। दूसरी बात है कि मैं झूठ नहीं बोल पाता, कोशिश करता हूँ। मैं ऐसा तो नहीं कि मैं सत्यहरितवादी हरिश्चंद्र हूँ, या मैं सोक्रेटिस हूँ, या मैं महात्मा गांधी हूँ, या मैं युधिष्ठिर हूँ। बहरहाल तीसरी बात यह कि हम एक दूसरे से, आज हिंदुस्तान दबा हुआ है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है, इधर भागता है उधर भागता है। और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के नौजवानों को ताकत आत्मा की होनी चाहिए।
पढ़ाई अपनी जगह ठीक है और बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन अपने मुल्क से अगर हमको प्यार नहीं है, अपनी धरती से हमको प्यार नहीं, जिसने हमको पैदा किया, जिस माहौल में हम रहते हैं, जो हमारा देश है, जिसको अपने वतन से प्यार नहीं है, उसका जीवन बेकार है। इससे जो कुछ हमारे पास है हम एक दूसरे को देने की कोशिश करें। कोई बड़प्पन की इसमें बात नहीं है, सब हम एक साथी हैं। उम्र का आगे पीछे का होता है, तो जिसके पास कम उम्र है वो आगे हो जाएगा, आगे चल के उसको उम्र मिलेगी, जिसके पास अभी है पहले नहीं थी। तो सब मिलाकर ये एक बातों का सिलसिला है। किस बात से कौन सी बात निकलेगी मैं नहीं कह सकता। मैं कई आपको ऐसे उपेक्षित जननायकों के बारे में बताऊंगा, अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कि जिनके बारे में लोगों ने ठीक से नहीं सुना है। मैं आपको कई ऐसे नौजवान लोगों के बारे में बताऊंगा। भगत सिंह को आप जानते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल भगत सिंह को आप कितना जानते हैं? हिंदुस्तान का धरती के इतिहास में 23 साल का नौजवान इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल हो जो शहीद आजम भगत सिंह थे, बहुत मुश्किल है। उनके कौन से कर्तव्य थे? एक अंग्रेज माँ और पुर्तगाली बाप का बेटा हुआ है कलकत्ते में 1809 में, 1831 में चला गया। उसका नाम था हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। वो भारत का पहला नेशनल पोएट था, पहला राष्ट्रीय हमारा कवि था। ऐसे तमाम लोग हैं। हिंदुस्तान की असेंबली में जब हम संविधान बना रहे थे, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं कि बाद के इतिहासकारों ने, सरकारी इतिहासकारों ने, कॉलेज की टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के विद्यार्थी क्या टीचर्स नहीं जानते? संविधान सभा में जो हुआ था उसकी बात तो पार्लियामेंट में भी नहीं होती आजकल। मैं उन लोगों के बारे में बताऊंगा जिनका नाम इतिहास में डूबना नहीं चाहिए।